नमस्कार मोहित काम्बोज भैया, मजा कर दिया आपने। सच बता रहा हूँ, इतना मजा तो जिंदगी में बहुत कम बार आया है। मेरा स्टेटस बढ़ा दिया आपने। 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा का नोटिस मिला है मुझे। दर्शक पहले सोच रहे होंगे मोहित काम्बोज भैया कौन से, उनको याद आ जाएगा। और पता है मेरा स्टैंडर्ड कितना बड़ा मुंबई के अंदर झटका हो गया। मतलब मेरी जिंदगी में मानहानि के मुकदमे नोटिस वोटिस तो आए, लेकिन सब इतने थके हुए थे ना। कोई 10 लाख की मानहानि मांग रहा था, कोई 20 लाख की मांग रहा था। आज पहला नोटिस आया मोहित काम्बोज जी की तरफ से, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए का दावा किया। मुझे स्ट्रीट फूड बड़ा पसंद है, मैं तो बिल्कुल दीवाना हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जगह है, वहाँ पे मैं एक ठेला लगाते हैं, वो पराठा देता है 25 रुपए का एक। और मैं हफ्ते में 1-2 बार उसके यहाँ पराठा खाने जरूर जाता हूँ। 2 पराठे खाता हूँ, आलू के बड़े अच्छे होते हैं। आज मैं गया तो मैंने वो ठेले वाले को बताया कि देख, उसको पता था कि मैं पत्रकार हूँ, कई एक आध बार मैं उससे महंगाई के बारे में बात करता रहता था। तो मैंने उससे कहा तुझे पता है कि कभी कभी जो खबर छापते हैं तो जिसके खिलाफ छापते हैं वो नोटिस भेजता है मानहानि का। बोले हाँ साहब, सुना तो मैंने भी, बिहार का है वो। बिहार के लोग वैसे ही समृद्ध होते हैं, जागरूकता ज़्यादा रखते हैं। तो मैं कहा तुझे पता है उन्होंने कितने रुपये मांगे मानहानि करने के? बोले कितने? तो मैंने कहा 1,000 करोड़ रुपया। तो उसने मेरे से ऊपर से नीचे तक मुझे देखा कि इनकी औकात इतनी है कि ये 25 रुपये का पराठा खाने मेरे यहाँ आते हैं, तो ये 1,000 करोड़ कहाँ से दे देंगे। लेकिन मुझे उसके देखने के स्टाइल में बड़ा मजा आया। और मैं उस नोटिस को 4 बार पढ़ चुका। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कोई इंसान मुझसे 1,000 करोड़ रुपये मांग सकता है। मतलब मैं आज अपने आप को अंबानी अडानी से कम नजर नहीं आ रहा। चौड़ा होकर गाड़ी में बैठा है मैं 1,000 करोड़ रुपये मुझसे मांगे। तो मोहित भैया, मेरी और मेरे अगले 7 पीढ़ियों में मैं अगर अपने लीवर और किडनी सब बेच दूंगा तब भी 1,000 करोड़ तो इकट्ठे होंगे। 1,000 करोड़ क्या, 100 करोड़ इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन अच्छा किया आपने कि आपने ये नोटिस भेजा। मैं चाहता था कि महाराष्ट्र की जनता को कुछ बातें चर्चा का विषय मिल जाए कि मोहित काम्बोज भैया के पास जादू क्या है। और मैं तो आपके हुनर का दीवाना हो गया। और जैसे ही मैंने आपकी खबर चलाई, इतने दस्तावेज मेरे पास आने लगे। मुझे लगा बनारस की गलियों से एक आदमी आके महाराष्ट्र में इतना छा सकता है। मैं वो गणित को समझने में लग गया कि ये गणित क्या होती है यार। यहाँ पे 80 करोड़ की आबादी को 2 वक्त के राशन नहीं मिल पा रहा। हमारे मोदी जी, विश्वगुरु जी राशन दे दे के मरे जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। और बनारस से आया हुआ एक नौजवान, लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल झोला उठा के आए थे आप। और झोला उठाकर आए हुआ आदमी आज हजारों करोड़ का मालिक हो गया। सोचो आप, 1,000 करोड़ रुपए तो मुझसे मांग रहा है। 2014 वोदे या 12 वाले के आसपास आप आए हो, यानी 15 सालों में आपने झोला से इतने, तो हमारे फकीर साहब भी नहीं है जो कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। वो झोला कौन सा था जो आप बनारस से लेकर आए और आप इस हजारों करोड़ के आदमी बन गए? अब पड़ताल शुरू हुई, तब मुझे तो जो कहानी पता चली थी वो ये पता चली थी। और मैंने तो बड़े शो में 30 सेकंड में ही आपकी बात करी थी। जिन दर्शकों को नहीं देखा होगा वीडियो, उसका लिंक नीचे लगाए, जिसपे हमारे काम्बोज साहब दुखी हो गए। मैंने तो उसमें ये कहा था, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ जी का नाम मोदी जी के विकल्प के रूप में चल रहा है कि मोदी जी जब रिटायर हो जाएंगे, संघ की रणनीति रहती है कि एक नया आदमी तैयार करो। कौन आदमी हो उसको परखो, उसको तैयार करो। तो इन दोनों का नाम चल रहा है। तो मैंने कहा था कि फडणवीस साहब तेज तो हैं, लेकिन एक चीज आड़े आ रही है। महाराष्ट्र में जब मैं आया तो मैंने देखा, वाकई में मैं फिर कह रहा हूँ, 1,000 करोड़ का नोटिस फिर भेज देना काम्बोज साहब। जैसे एक नोटिस वैसे 10 नोटिस। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, अब कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। हो सकता है जेल वेल भी करा दो ताकतवर लोगों को। सुना है जेल में जाकर आदमी पतला हो जाता है तो वजन कम करने की दवा मिल जाएगी आपके बहाने से, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मुझे ये बताया गया कि साहब देवेंद्र फडणवीस के आप बड़े खासमखास हैं। फिर मैंने एक नहीं दर्जनों सोर्स से मालूम किया कि क्या वाकई में सच है। तब तक वो वीडियो आया कि जैसे मुख्यमंत्री बने थे तो आप देवेंद्र फडणवीस जी को गोद में उठाकर डांस कर रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई आप बड़े पावरफुल इंसान होंगे, बड़े शरीफ होंगे, बड़े ईमानदार होंगे। कोई संघ का पसंदीदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसे उसको गोद में उठाकर डांस कर रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ा चरित्रवान होगा, बड़ा निष्ठावान होगा, बड़ा ईमानदार होगा, मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता होगा। तो ऐसे इंसान मुख्यमंत्री को गोदी में उठाकर डांस करता है। लेकिन साहब जब कारनामे पता चले तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। और मैंने साहब क्या गलत बोला? आपके पारिवारिक कार्यक्रम में अगर दोनों खान डांस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री 3 घंटे तक बैठे हैं, उस होटल का बिल किसने दिया मुझे नहीं पता। चर्चाएं जो है मैं फिर कहूँगा, फिर नोटिस आ जाएगा। लेकिन वो उस होटल की, उस पार्टी की कहानियां बड़ी आम है।
और ये पहला मौका नहीं था। जब आपने पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में होर्डिंग लगवाए मुख्यमंत्री जी के, तब भी कुछ विवाद हुआ था कि भाई ये होर्डिंग आखिर सीएम के दावेदारी पे मोहित काम्बोज ने क्यों लगाए। फिर पता चला कि सीएम के बड़ा करीबी आदमी था, वो एक मार्ग दुर्घटना में मारा गया। और कभी कभी पिक्चरों में देखते हैं एक आदमी एक्स मारा जाता है, वाई उसकी जगह ले लेता है, तो पता चला उस व्यक्ति के मारे जाने के बाद आपने वो जगह काम्बोज साहब ने ले ली। और उसके बाद तमाम विपक्ष के नेताओं ने वही आरोप लगाए जो मैंने अपने इस वीडियो में बोले हैं कि महाराष्ट्र में कोई ठेका, कोई ताकत की पोस्टिंग, कोई ब्रांडिंग आपके बिना नहीं होती। ये बात जन चर्चा का विषय है। इस बात की कि आपके बिना पोस्टिंग नहीं होती, कोई सबूत दस्तावेज तो होता नहीं है, फाइल पे आपके साइन तो होती नहीं। लेकिन काम्बोज साहब कुछ चीजें पत्रकारिता की समझिए। अगर मुंबई के अंदर बच्चा मोहित काम्बोज के नाम से चौंक जाता है, कहता है यार 20-25 डॉलर लेकर चलने वाला, और साहब आपकी पूरा प्रोफाइल है इंस्टाग्राम। बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां आपके आगे पानी भरती हैं। बॉलीवुड में आपके बिना पत्ता नहीं खड़कता। आनंद अंबानी जी तो आपके बहुत करीबी हैं, वो फोटो में दिखता है, ये वीडियो में दिखता है। तो इतना ताकतवर आदमी मुख्यमंत्री जी को तो गोद में उठा कर डांस कर सकता है। मैं तो कहूंगा कि आप और तरक्की करो, आप मोदी जी को भी उठा कर डांस करो। अमित शाह आपके पटाई में नहीं आ रहा, ये बात मुझे पता है, और मुझे नहीं, बीजेपी के सब लोगों को पता है। और मुझे बीजेपी के ही एक नेता ने बताया, उसने नाम ना बताने की शर्त पे बताया कि अमित शाह जी ने आपकी पूरी जन्मपत्री मंगा ली है। आपकी जन्मपत्री की पड़ताल इनकम टैक्स भी कर रहा है, ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी कर रही है। ऐसी मेरे को पता है भैया, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मुकदमा करना हो तो आप कर दीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चर्चाएं आम हैं। और पत्रकार का काम होता है कि अगर ऐसी बात हो रही है तो उसको बताए, और ये बात तो सही है, होनी भी चाहिए। बनारस से कोई आदमी आया हुआ व्यक्ति अगर हजारों करोड़ का मालिक बन जाए, और उसकी एप्टेक कंपनी है ना शायद आपकी, ऐसी कुछ नाम है ना, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े जमीनों के विवाद चल रहे हैं उस पर। लोग तो कह रहे हैं जिसने आपके यहाँ से फ्लैट लिया उसका भविष्य भी गड्ढे में जा सकता है। कल को मामला फंस गया तो पता नहीं आपके फ्लैट बिकेंगे, सीज होंगे, क्या होंगे। अब ऐसी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कौन आपके खिलाफ बोल सकता है। फिर मैंने एक कुछ पड़ताल करी, मैंने सोचा कि आजकल चैट जीपीटी जो है ना, वो जन्मपत्री बता देता है। मेरी भी आप नाम डालेंगे तो मेरे बारे में सारा इतिहास भूगोल आ जाता है। तो मैंने डाला कि भैया कि जरा मोहित भैया बहुत प्यारे से स्मार्ट से आदमी हैं, 6 फुट 6.5 फुट के होंगे, मैं तो कंधे से भी नीचे आता हूँ, मेरी हाइट वैसे ही कम है, तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं मोहित भाई। अगर आप बॉलीवुड में चले जाओ, शाहरुख खान और सलमान खान तो आपके दोस्त हैं ही, अगर आप चले जाओ तो आप बॉलीवुड में भी छा जाओगे, हीरो तो बन ही जाओगे। वैसे भी सारे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपके आगे लाइन लगाते हैं, बॉलीवुड में भी आपके आगे पत्ता नहीं खड़कता। तो ये चैट जीपीटी पे मुझे लगता है मोहित भाई इस पर आप 2000 करोड़ का मुकदमा करिए। ये कैसे गलत बातें कर रहा है। मैंने आपके बारे में डाला तो इस पर लिख के आया कि एक शिकायत करता है, उनका नाम है सुरेंद्र प्रताप सिंह, ये उप महाप्रबंधक हैं बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने मुकदमा किया, सीबीआई की एफआईआर, भाई मेरी नहीं है, मेरे घर की नहीं है। इसमें एक कंपनी है जो बनी एसएस अभियान ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, बाद में बगला ओवरसीज, सेकंड मुलजिम मोहित काम्बोज, फिर निदेशक गारंटर जितेंद्र गुलशन कपूर, नरेश मंदाजी कपूर, केवीजी होटल गोवा प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धांत बंगला, हितेश मिश्रा। आरोप क्या थे? बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि 2013 से 18 के बीच कंपनी ने लगभग 67.22 करोड़ रुपए की बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त की और बाद में उस पैसे का डाइवर्जन ऑफ फंड किया। यानी मेरे को पता चला कि आपकी जो कंपनी थी, आपने जो कंपनी बनाई, उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, लेकिन उसको 500 रुपए दिखाकर उस पर लोन हासिल किया गया। सारे बड़े लोग जो भाग गए देश से, उन्होंने शायद ऐसे ही किया है, ऐसे ही फ्रॉड किया है। फिर उसमें लिखा कि फर्जी ने भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए, निर्यात से प्राप्त रकम बैंक के माध्यम से नहीं लाई गई, संबंधित सिस्टर कंपनियों के नाम से संदिग्ध लेन देन किए गए, बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। फॉरेंसिक ऑडिट में कहा गया कि अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा किए गए ऑडिट में आरोप लगाया गया कि कंपनी के धन का उपयोग परिवार के सदस्यों के लाभ संपत्ति हेतु खरीदने के लिए किया गया। कुछ निर्यात बिलों की राशि प्राप्ति नहीं हुई, कुछ लेन देन वास्तविक गतिविधियों से मेल नहीं खाते थे, बैंक को दिए गए वित्तीय विवरण और ऑडिट खातों में अंतर पाया गया। और सीबीआई ने किन किन धाराओं में एफआईआर करी? धारा आईपीसी 120 भी, इसको धोखाधड़ी कहते हैं,
406, 420, चैट जीपीटी आपको 420 लिखा है। 1,000 करोड़ नहीं, 3,000 करोड़ का मुकदमा होना चाहिए सीबीआई पे। आप जैसे शरीफ इंसान को, जो मुख्यमंत्री को गोदी में उठा के डांस करता है, उस पर सीबीआई ने 420 लिख दिया। अगला मुकदमा आईपीसी 468 जालसाजी, आईपीसी 471 जाली दस्तावेज का उपयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा दर्ज, 188, 13। उसके बाद ये जो मामला हुआ, सीबीआई ने जून 2020 में एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि इनके निवेशकों ने गोलमाल किया और उसके बाद में आप वॉशिंग मशीन में चले गए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले गए, और 2026 में ये मामला बंद हो गया। आपकी कंपनियों को क्लीन चिट मिल गई। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। आप जैसे ताकतवर आदमी को मिलनी चाहिए, विजय माल्या को मिलनी चाहिए, ललित मोदी को मिलनी चाहिए। सब देश की धरोहर हैं, इनको वापस बुलाना चाहिए, सबकी क्लोज रिपोर्ट खत्म कर देनी चाहिए। आप देखो ना मोहित भैया, शारदा स्कैम हुआ, उनको क्लीन चिट मिली, असम के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट मिली, तो आप में क्या गुनाह है? लेकिन मुझे ये लगा कि ये गड़बड़ आपके चक्कर में देवेंद्र फडणवीस का ना हो जाए। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह आपको मुंह लगाया है ना, उसके देवेंद्र फडणवीस की स्थिति खराब हो रही है। ये बात मैं आप दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ। देखो, अगर दोस्तियों ने चुपचाप अंदर अंदर रख लो, अगर ये बात सामने आ गई, जो कहानी बता रहा हूँ आपको कि ये पीएमएलए का मामला भी, अच्छा हाँ, ईडी की भी जांच हुई। देखिए, कम जलवानी है मोहित भैया का। सीबीआई एफआईआर के आधार पर ईडी ने 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और बाद में पीएमएलए अदालत ने ईडी का मामला बंद करा दिया। क्या बात है। 2022 में मुंबई ईओडब्ल्यू ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर की। काम्बोजी ने अग्रिम जमानत भी मांगी थी। अरे काहे की जमानत? जेल कोई बुरी चीज थोड़ी ना होती है। जेल में जा जाके महात्मा गांधी कितने दिन तक जेल में रहे? आप जैसे लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। और ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें चैट जीपीटी ने मुझे इनकी कहानी बताई। उसके बाद मैंने कुछ और सर्च करने की कोशिश करी। मैं क्या देखूं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें नेट पर उपलब्ध हैं। तो मुझे एक खबर मिली, और खबर में जो मिली उसमें बताइए कि आज तक में छपी हुई खबर, आज तक जैसे आदमी ने, बीजेपी नेता मोहित काम्बोज समेत 2 के खिलाफ केस, बैंक को लगाया 52 करोड़ का चूना। ये आज तक ने खबर चलाई थी 1 जून 2022 को। तब तक फडणवीस साहब का इतना जलजला हो गया था या आपके इतने करीब आ गए थे, वो मुझे नहीं पता। उसमें आज तक की खबर में है, मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने बीजेपी नेता मोहित काम्बोज और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर इंडियन ओवरसीज बैंक के 52 करोड़ रुपए का छूने का आरोप है। और उसके बाद न्यूज 18, अंबानी तो आपके दोस्त हैं, आनंद अंबानी है तो आपका फोटो है, और ये खबर बड़ी पुरानी है लेकिन है ना, न्यूज 18 पे है। मोहित भाई, आपके पीआर की टीम को लात मार के भगाइए, ये सब देखते नहीं है। ये वेबसाइट पे खड़े पड़ी आनंद अंबानी को कहिए कल ये खबर हट जाएगी वेबसाइट से। अभी तक पड़ी हुई है, बदनामी तो होती है। और हेडिंग भी क्या लगी है, बीजेपी नेता मोहित काम्बोज के खिलाफ केस दर्ज, बैंक से 52 करोड़ रुपए लोन का हेराफेरी का मामला। और लिखा है कि कोर्ट ने मोहित काम्बोज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट ने काम्बोज को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने, कोर्ट की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं। और मेरे को जो एफआईआर दस्तावेज एक आप ही के कुछ चाहने वाले रहे होंगे दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और ये कहा कि भाई बड़े कलेजे वाले हो, मोहित काम्बोज के खिलाफ कोई बोलता नहीं है मुंबई में। मैंने कहा बोलता नहीं है मतलब? बोले भाई इतना जलजला है ना, बड़ा भिड़ने वाला आदमी है, और ये कर देता है वो कर देता है। तो ये वो एफआईआर की कॉपी भी भेजी गई मुझे, जो पुलिस की चार्जशीट है, ये वो एफआईआर है। मैं इसकी कॉपी भी मोहित भाई लगा रहा हूँ, एफआईआर की कॉपी देख लीजिएगा आप, लंबी चौड़ी कॉपी है ये। लेकिन मोहित भाई क्या होगा? सच छुप जाएगा, डर जाऊंगा मैं। आपको लगा कि आप 1000 करोड़ का मुझे नोटिस देंगे और मैं डर जाऊंगा, फिर आपका नाम नहीं लूंगा दोबारा, कभी पूछूंगा नहीं कि मुख्यमंत्री आप कितने प्रेशर में क्यों हैं, आप मुख्यमंत्री को कैसे डांस करा सकते हो। भाई मैं तो ऐसा पत्रकार हूँ, मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की छवि आपके चक्कर में खराब हो रही है, तबाह हो रही है। मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि जो जमीनों के मामले हैं जो आप पे लगे हैं, पहले कहाँ जमीनें अलॉट नहीं, विपक्ष पता नहीं क्या कर रहा है। तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत जी को क्यों नहीं ये मामला उछालना चाहिए? वर्षा गायकवाड़ पता नहीं कहाँ है। पता चलना चाहिए ना कि भाई बनारस से आए हुए आदमी की 12-15 साल में इतना विशाल हैसियत कैसे बनी।
क्या वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति में इतना दखल है? क्या वाकई में महाराष्ट्र की नौकरशाही डरती है? सबसे बड़ा सवाल ये तब हो रहा है जब अमित शाह मोहित काम्बोज को पसंद नहीं करते, ये बीजेपी का बच्चा जानता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये बात भी सही है कि मोहित काम्बोज जी मुख्यमंत्री के करीबी और मुख्यमंत्री और अमित शाह के भी संबंध अच्छे नहीं, ये बात भी ठीक है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हैं और इतिहास में लगे हुए दाग कभी पीछा नहीं छोड़ते। आपके दामन पर जो दाग लगता है ना, वो दाग हमेशा बना रहता है। तो देवेंद्र फडणवीस को अगर लंबी छलांग मारनी है, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक जाना है, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। आप उठा कर डांस कराइए, आप भी आप नहीं उठा पाएंगे सीएम साहब मोहित काम्बोज को। मोहित काम्बोज भारी भरकम है, 6.5 फीट के हैं। वरना ये मैं कहता कि मोहित काम्बोज ने आपको उठाया, आप भी मोहित काम्बोज को उठाकर डांस कराइए, मुझे क्या। लेकिन जब आप डांस कराएंगे तब भी मैं वीडियो बोलूंगा, मोहित काम्बोज ने आपको उठाया तब भी मैं वीडियो बोलूंगा। पत्रकार का काम यही होता है। जो ताकतवर लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, कोई इनके खिलाफ बोलेगा नहीं, उनके खिलाफ कोई तो बोलता है। अपन बदनामी इसमें है कि जिसके खिलाफ कोई ना बोले, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। तो मेरे एडवोकेट हैदर साहब और तलहा साहब आपको खूबसूरत सा लव लेटर इसका जवाब दे रहे हैं। हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट में और भी मांग करेंगे। अब पहली मांग ये होगी कि सीबीआई और ईडी ने ये केस वापस कैसे लिया, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल क्यों की गई, सत्ता के दबाव में की गई या कुछ और खेल था। हम ये भी मांग करेंगे कि सुना है कि आपने कई बैंकों से ओवर लिमिट दिखा के, ओवर हैसियत दिखा के लोन लिए और बाद में सेटलमेंट किए। यानी 500 करोड़ का लोन बहुत कम में सेटलमेंट किया। तो हम आरटीआई से पड़ताल करेंगे कि किस किस बैंक ने आपकी किस किस कंपनियों को लोन दिया, कितने में सेटलमेंट क्यों हुआ, क्यों सेटलमेंट हुआ। गरीब आदमी, किसान, खेत का आदमी 50,000 रुपये नहीं दे पाता, रस्सी से लटक जाता है। और आप जैसे पूंजीपतियों के लिए हजारों करोड़, कोई सैकड़ों करोड़ का लोन ऐसी बे ऑफ कर देता है बैंक। खेल क्या है? ये पूंजीपतियों का सिस्टम है, देश में बन किया गया है। ये पड़ताल होना जरूरी है ना काम्बोज साहब? आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। ना भी हो तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा, मुकदमा आपको करना है फिर कर दीजिएगा, 1-2 थाने में FIR करा दीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस आपके हाथ में है, बंद करा दीजिएगा। लेकिन निकलूंगा फिर बोलूंगा। समस्या तो मेरे बोलने में है ना। अगर ना बोलता होता तो आज कोर्ट में आता थोड़ी ना होता। तो काम्बोज साहब, बहुत जल्दी कोर्ट में मुलाकात होगी, हम आपके जवाब के साथ हाजिर होंगे। आपको शुभकामनाएं, आप ऐसे ही डांस करते रहिए। हाँ, व्यक्तिगत बातें मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन बनारस से एक जगह का मित्र का फोन आया था। पिता का सम्मान करना चाहिए, ये आप इसको अदरवाइज मत कीजिएगा, लेकिन आपसे मेरे संपर्क सीधे नहीं है। पिता ने जन्म दिया होता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी बातें मैं कहता नहीं, आपकी निजी जिंदगी है। हम खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही घूमते रहिए, हीरो हीरोइन के संग फोटो डालते रहिए। आप जवान रहिए, खुश रहिए। और एक चीज का है, जो बोलूंगा तो चुप तो नहीं रहूंगा मोहित भाई। सामने कोई चीज आएगी, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन कोई सत्ता में बैठा आदमी अगर इस घमंड में हो कि सत्ता के आगे वो सबको डरा लेगा, जो चाहे वो करेगा, तो वो संभव नहीं है। जय हिंद मोहित भाई, जल्दी मिलते हैं।